बड़े कब्जा ग्रुप के महल गिराए हैं, मैं उसके लिए खास आपको मुबारक देना चाहता हूँ। मेरे घर में रात के अंधेरे में मुझे हरासा किया गया, मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को इनके कहने पे घर से बाहर निकाला। कौन सा कानून इसकी इजाजत देता है? सबसे बड़ा लाहौर का कब्जा ग्रुप को कौन बचा रहा था? वजीर आजम और उसकी हुकूमत। हम इस जमीन के चौथे खरीदार हैं। कब्जे वाली जमीनों पे बहनों के घर नहीं बनाए जाते। सिंध में जो हमारा सूबा नहीं है, सिंध की आबादी से ज्यादा पैसे बांटे गए, हालांकि पीपल्स पार्टी का सूबा था। दोनों मेन पार्टीज ने अपनी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर जो साइन किया था, दोनों ने कहा था कि ओपन बैलेट होना चाहिए। 5-5 करोड़ रुपए हमारे मेंबर्स ने लिए, जिनको हमने पार्टी से निकाला। इस इलेक्शन की वजह से लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं हुई। जो भी मुल्क तरक्की करता है वो हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग से करता है। हमारा बदकिस्मती से क्या हुआ, 5 साल की टर्म होती है, कोशिश ये होती है कि 5 साल के बीच में जो भी चीज कंप्लीट हो जाए ताकि पब्लिक को दिखाए। वजीर आजम साहब नालायक हैं, इन्हें 500 साल भी दे दिए जाएं तो ये कुछ नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। वजीर आजम इमरान खान खुश हैं, वजीर आजम इमरान खान मायूस भी हैं और वजीर आजम इमरान खान परेशान भी हैं। आप हैरान होंगे कि ये तीनों कैफियत कैसे मुझे नजर आ रही। मैं आपको बताता हूं। वजीर आजम इमरान खान खुश हैं, बल्कि बहुत खुश हैं, और उन्होंने बरमला आज अपनी खुशी का इजहार किया कि कब्जा ग्रुप का महल गिराया गया और उन्होंने ये महल गिरते हुए देखा। हालांकि अफजल खोखर आज कौमी असेंबली में तहरीक इस्तेहकाक पर कह रहे थे कि ये जमीन हमने खरीदी हुई है, हम पहले खरीदार नहीं, इस जमीन के चौथे खरीदार हैं, और हमने वो जो घर गिराए गए वो अपनी बहन और बेटी को बना के दिए थे। वज़ीर आज़म मायूस भी हैं, और मायूस इसलिए हैं कि हर 5 साल के बाद इलेक्शन आ जाते हैं और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की वक्त नहीं मिलती हुकूमतों को। एहसान इकबाल ने कहा कि आप इतने लायक हैं कि अगर आपको 500 साल भी दे दिए हैं तो फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते। लगता है वजीर आजम कुछ परेशान भी हैं, और परेशान इसलिए कि सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, और उन्होंने आज कह भी दिया कि पिछले सेनेट इलेक्शन में हमारे अपने लोग 5-5 करोड़ रुपए में बिक गए थे। इस परेशानी को दूर करने के लिए इस हुकूमत ने पहले अक्टूबर में इलेक्शन एक्ट में तरमीम का मसवदा कौमी असम्बली में जमा कराया, फिर आईनी तरमीम का मसवदा अक्टूबर ही में जमा कराया, फिर इन्होंने सदारती रेफरेंस भिजवा दिया सुप्रीम कोर्ट में, और अब ऐलान कर दिया कि अगले हफ्ते हम आईनी तरमीम ला रहे हैं ताकि ओपन बैलेट का निज़ाम आ सके सेनेट इलेक्शन में। ये हमारे मौज़ूआत हैं। मेहमानों का मैं तारफ़ करा देता हूँ। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने। ये वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के मुआवन ख़ुसूसी थे विद द स्टेटस ऑफ फेडरल मिनिस्टर। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आए। हमारी अंदलीब अब्बास साहिबा पीटीआई की हार्ड कोर लीडरशिप में से हैं, नजरियाती कारकुन हैं, लीडर हैं और पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं। बहुत शुक्रिया मादाम, आपने वक्त निकाला। और हमारे साथ मौजूद हैं सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, सूबाई वजीर सिंध। बहुत शुक्रिया शाह साईं, आपने वक्त निकाला। खान साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आप यहां तशरीफ रखते हैं। वजीर आजम इमरान खान बड़े खुश आज थे और उन्होंने कहा भी कि मैंने कब्जा ग्रुप का महल गिरते हुए देखा। उस्मान बुज़दार को मुबारकबाद दी उन्होंने और कहा कि जी पिछले वजीर आजम इन कब्जा ग्रुपों की सरपरस्ती किया करते थे। वाकई सरपरस्ती होती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को किसी ऐसे काम को नहीं देखना चाहिए जो सूबाई हुकूमत का काम हो या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का हो। अगर कब्जा है भी सही तो ये चीफ मिनिस्टर भी नहीं गिरवा सकता कानून के अंदर। उन्होंने मुबारकबाद दी। मैं अर्ज करता हूँ, कानून पाकिस्तान में ये काम मजिस्ट्रेट कर सकता है, चीफ मिनिस्टर के इख्तियार में नहीं है। मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर के इख्तियार में नहीं है। उन्होंने अगर किया है, देखा, मुबारकबाद दी है, तो उन्होंने अपनी ओथ की, पाकिस्तान की आइन की खिलाफ वर्जी की है। जी, आगे चलते हैं। भाई इमरान खान साहब भले लाख कहें, उनकी वो ओनरशिप है। अदालतें कह रही हैं कि वो मालिक वो हैं।
पहले उमर शेख साहब को लगाया, हमारे दो नहीं, अगर अदालत कह रही है तो फिर तो आप लोगों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाना चाहिए, अगर आप इतना ही यकीन के साथ कह रहे हैं। देखिए, ये तो उनका काम है ना, जो पार्टियां हैं वो जाती हैं क्या करती है, यकीनन वो जाएंगे। बहनोई का भी यही हुआ, स्पेशल सीसीपीओ लगाया जो हमारे दोस्त भी थे, जूनियर भी थे, और वो कब्जा ले भी लिया। अदालतों ने कहा कि कब्जा तो आपके बहनोई ने किया हुआ था। मेरे भाई, ये फाशिस्ट टेंडेंसीज हैं। मैं 5-6 साल से ये कह रहा था कि खान साहब में फाशिस्ट टेंडेंसीज हैं, ये उन्हीं का ही रहा, इसके अलावा नहीं है। प्रॉपर्टी राइट्स लोगों के ऐसे ही हैं। और मैं अगली बात बताऊं, मैं सिविल सर्विस में रहा हूं, कोई कानून आपको पाकिस्तान का इजाजत नहीं देता कि आप किसी भी चीज की गिराए, और अगर आपने गिरानी है ना, आगे सुने, सबसे बड़ा गैर कानूनी काम बनीगाला का महल है। वो तो 12 लाख रुपए नहीं, कैसे मैं बताता हूं, देखिए मैं बताऊं कैसे कानूनी है, कैसे किया उन्होंने। मेरा घर वहां है बनीगाला में, मैंने जमीन ली हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में खान साहब खुद गए थे, साकिब निसार जैसे, मैं कहता हूं बार बार, ये कहा कि यार नक्शा जाली है, कहा ना, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने ऐलान कर दिया कि आप रेगुलराइज कराएं बनीगाला को, ये ऑर्डर है। इन्होंने क्या किया है, बनीगाला के किए 2 हिस्से, शायद किसी को पता ना हो, एक जोन 3 वाला जिसमें हमारे घर थे, और एक जोन 4 वाला। और जोन 4 की जो लाइन खींची है इन्होंने, उसको इन्होंने चेंज किया है। और उसके बाद भी और जो अप्रूवल हुई है उसकी अमेंडमेंट की, वो उसी कैबिनेट की है जिसको खुद बैठे थे। अच्छा, चलो मैं अभी खोखर पैलेस की बात करता हूं। अंदलीब अब्बास साहिबा, आप तो लाहौर की रहने वाली हैं, जब वजीर आजम ये कहें कि महल गिराया है और आपको मुबारक देता हूं, हालांकि हम समझते थे कि मुबारक आज वो दे रहे होंगे कि बड़ी अच्छी गवर्नेंस है पंजाब में, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, लोगों की प्रॉपर्टी, लोगों की जिंदगी को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जा रही है, ये एक कानूनी मामला था, इस पे वजीर आजम की मुबारक देना बनती है उस्मान बुज़दार को? शुक्रिया शौकत। इसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंबर 1, आपने कहा मैं लाहौर से हूं, बिल्कुल, मैं लाहौर में पली बड़ी सब कुछ, और कोई भी लाहौर में आप आके किसी से भी पूछ लें, किसी से, कोई दुकानदार से, कोई थानेदार से, कोई राह गुजरते से, कोई फैक्ट्री वाले से, कोई दफ्तर वाले से पूछ ले कि जी लाहौर में सबसे बड़ा क्या कब्जा ग्रुप है, वो कहेंगे कि जी ये सैफुल मलूक और ये जो खोखर भाई हैं। और वो आपको सारी स्टोरी सुना देंगे खोखर पैलेस की कि किस तरह से ये कितने सालों से, क्योंकि, और वो ये आपको बताएंगे, मैं आपको कहती हूँ अभी जाके पूछ लें, बताएंगे कि जी ये इनके स्पेशल स्पॉन्सर्स हैं शरीफों के, ये जो इनको बेलें भी मिलती है उसके मचलके भी देते हैं, 1.5, 2, 3 करोड़ रुपया, इनके घर के खर्चे भी चलाते हैं। और मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रही, ये मैं आपको एक दावत दे रही हूं कि आप लाहौर आए और आप ये तो स्पेकुलेशन बनेगी ना कि लोग क्या कह रहे हैं, कानूनी पोजीशन की तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे आपने बहुत अच्छी तरह मेरे कॉलीग का सुना, मेरा भी पूरा सुना। एक तो ये पॉइंट हो गया कि जी और इनका नाम है लाहौर का डॉन, ये डॉन है लाहौर के, और इन पे बड़ी दफा नून लीग के अलावा जो हुकूमतें आई, कोशिश की गई कि इनको पकड़ा जाए, ये नहीं पकड़े जाते। तो इसलिए मुबारकबाद वो इसलिए दे रहे थे कि आपने वहां एक हाथ डाला है जहां कोई हाथ नहीं डाल सकता, और आप नहीं डरे क्योंकि वो ये सबसे बड़े ब्लैकमेलर्स हैं। वो इन रिटर्न वो जो वारदातें करवाते हैं वो भी लाहौर के आपको सारे थानों में पता लग जाएंगी। अब दूसरी बात आई कि जी ये लीगल इसकी क्या पोजीशन है, तो बिल्कुल जब ये जाते हैं ये स्टेज लेके आ जाते हैं, लेकिन ये वाला स्टे जो है ये 2 दफा अदालतों में ये खारिज हुआ है। और ये जो 38 कैनाल जो बाकी है जहां और भी घर बने हुए, वो नहीं, जो हुकूमत की प्रॉपर्टी है वो प्रूफ हो गया। और उस प्रॉपर्टी पे जब इन्होंने उसको खारिज किया स्टेज के ऊपर, तो तब ये सारा ऑपरेशन हुआ है। और जो घर वाला मामला है वो सिविल कोर्ट में गया हुआ है
कि जी घर वाले मामले में जितना हुकूमत का है उतना अगर आपने लेना है तो सिविल कोर्ट के अंदर से ये डिफाइन करें, बाकी जो 4-5 और घर है इनके, मतलब पैलेस है पूरा, सो वो कहाँ वो 38 किनाल खत्म होता है शुरू होता है, वो ऑब्वियसली वो जो भी अदालत ने उसमें डिमार्केट किया होगा, हुकूमत ने कहा वो वहीं से होगा। तीसरी बात, इधर रुकिएगा, आपने एक कानूनी बात की, आप इधर रुकिएगा प्लीज। शाह साहब मैं आपकी तरफ आता हूं, कानूनी पोजीशन। सॉरी आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। मैं आपको बता रही हूं कि कौन सा अभी स्टे में है। जो स्टे में है वो FIR 41 2020 PS पे है, 1.82 मिलियन वाला है, वो अभी स्टे पे है। बाकी ये वाला जो है और 1025 किनाल वाला भी एक है, 1025 किनाल वाला 70.78 मिलियन, वो भी रिट्रीव हो चुका है क्योंकि वो स्टे उसका वकेट करा चुका है। चले अब पॉइंट आ गया। अब पर्सपेक्टिव, आप पर्सपेक्टिव, कानूनी चीजें हैं और मैं चैलेंज करती हूँ। ठीक है, चैलेंज करती हूँ कि दुनिया में कहीं ये जो बैठते हैं ये बैठ के डिफेंड करते हैं। फेयर एनफ। इधर रुकिएगा, मैं जरा आगे बढ़ना चाहता हूं, शाह साहब की तरफ जाता हूं। शाह साहब, ये शाह साहब का कानूनी बात थी, कानूनी बातें हो गई, लेकिन मुल्क के वजीर आजम वो खुशी का इजहार कर रहे हैं कि मैंने महल गिरते देखा है। अंदलीब अब्बास साहिबा कह रही हैं कि कभी हो नहीं सकता था, तो इसलिए वजीर आजम खुश हैं, मुबारक दे रहे हैं। इधर नून लीग कहती है कि ये तो एक रिवेंजफुलनेस नजर आ रही है, कोई गुस्सा नजर आ रहा है उनका, और घर किसी का गिरते देख के वो खुश हो रहे हैं। आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी। देखें, ये मौजूदा जो नाअहल हुकूमत है, ये है ही इल्ज़ाम और इंतकाम की हुकूमत। इल्ज़ाम लगाते हैं और इंतकाम इन्होंने शुरू से ही लेना शुरू किया है। मेरी काबिल एहतराम है, मेरी बहन है जो अभी सारी तफसीलात बता रही थी। जिस तरह बैरिस्टर साहब ने कहा, काश ये इतनी तफसीलात बनी गाला के भी बता देना कि जो जिस तरह वहाँ फ्रैक्ट हुआ, जो कुछ हुआ, तो पहले तो जब हुक्मरानों के अपने घर हों, इलीगल चीजें हों, वो तो लीगलाइज हो जाती हैं। मैं कोई खोखर वालों का वकील नहीं हूं, अगर उन्होंने गलत किया है तो अच्छी बात है, बहुत नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत से गरीब लोगों के घर जो हैं उनको इलीगल करार देकर भी गिराया गया है। उनको लीगल भी हो सकते थे, जिस तरह बनी गाला का महल हुआ है, लीगल या इलीगल तरीके से, वैसे वो भी हो सकता था। रही बात प्राइम मिनिस्टर साहब के खुश होने की और वजीर आला साहब को मुबारकबाद देने की, तो ये एक कानूनी बहस है। जब वो जो है पार्टी जब जाएगी कोर्ट में, कोर्ट ऑफ लॉ, तो तब सारी चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन जो गवर्नमेंट है, खास तौर पर प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट, उनका वाकई ये काम नहीं है। ये तो इदारों का जाहिर है, वो उनके अंदर आते हैं, उन्होंने एक्शन लिया जो भी लिया, लेकिन ये एक्शन कहीं और क्यों नहीं लिया जा रहा? एक बहुत बड़ी तवील फहरिस्त है जो सोशल मीडिया पे आई हुई है कि उन लोगों के घर जो गवर्नमेंट के साथ हैं, जो गवर्नमेंट के अलाइज हैं, उन्होंने इससे ज्यादा कब्जे किए हुए हैं। वो जो जितनी मशहूरी इन्होंने अभी खोखर साहब की बता रही थी, इनसे ज्यादा कुछ और माजे साजे वहां पे बड़े मशहूर हैं जिन्होंने भी बड़े कब्जे किए हुए हैं। वो तो तफसीलात शाह साहब जब सामने बिल्कुल साफ है, क्योंकि जब सामने आएंगी के साथ है, के अलाइज है, तो अब वो सब दूध के धुले जब ऐसे तफसीलात आएंगी। मैं शाह साहब, मुझे अगर इजाजत दें, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं आप ही से शुरू कर दूंगा। मैं नाजरीन ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आप वापस आएंगे। मैंने कहा था कि वजीर आजम इमरान खान कुछ मायूस भी हैं, कुछ परेशान भी हैं। वजूहात मैंने आपके सामने रखी थी, मैं मारूंगा नहीं ना, मेरे को सुकून नहीं मिलेगा। और इसकी गाड़ी का भी मैंने नंबर नोट कर लिया, क्या है उसकी मैंने। वेलकम बैक नाजरीन, रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं, और मैं बात कर रहा था कि वजीर आजम कुछ परेशान भी नजर आते हैं। सेनेट इलेक्शंस आने वाले हैं, इस हवाले से शाह साहब मैंने आपको इंटरप्ट किया था, मैं आप ही से शुरू करता हूं। बिल्कुल सही कहा वजीर आजम इमरान खान ने आज साहिवाल में खड़े होके कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने तो माना था कि ओपन बैलेट होना चाहिए। अब आप लोग क्यों मुखालफत कर रहे हैं?
देखें, हम इस बात की मुखालफत नहीं कर रहे, हम इनके तर्ज़े हुक्मरानी और जिस तरह ये ले आते हैं ये सारी चीजें, उनकी मुखालफत कर रहे हैं। देखें, एक तरफ तो ये ओपन बैलेट की बात करते हैं और दूसरी तरफ इन्होंने क्या उसमें लाए हैं कि जो बैरून मुल्क रहते हैं, जो डुअल नेशनल हैं, उनको भी इजाजत दी जाए, और भी उसके साथ बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, वो आके उन्होंने पार्लिमानी तौर पर उसको टेबल नहीं किया, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि जी वो ऑर्डिनेंस के लिहाज से कि जी वहां से हमें कोई दे दे, ऑर्डर्स दे दें। हालांकि वो तो एक एडवाइस दी जा सकती है, कानूनदां बैठे हैं, बड़े सीनियर हैं बैरिस्टर साहब, वो आपको इसमें जरूर बताएंगे कि क्या कवानीन हैं उस लिहाज से। लेकिन देखें, ये अपने तौर पर करना और जो खुद को बेहतर लगे तो वो तो बहुत अच्छा है। अब जब सेनेट में शाह साहब बेहतर लगने वाली बात आप फरमा रहे हैं, दुरुस्त होगी, लेकिन वजीर आजम कहते हैं कि करप्शन होती है, एमपीएस खरीदे जाते हैं, वो वोट के पैसे लेते हैं, इसलिए पता होना चाहिए कि जिस पार्टी का एमपी आया है उसी पार्टी के उम्मीदवार को वोट दे। वो देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि ये बड़े खाइफ हैं अपने लोगों से, क्योंकि इन्होंने, अब देखें, जो पहले कहते थे कि ये बड़े बड़े बजट दे दिए जाते हैं, ये रिश्वत दी जाती है मेंबर्स को, जो स्कीमें दी जाती, तो खुद उन्होंने 50 करोड़ अनाउंस कर दिए और उस पर भी यू टर्न लेंगे, वो भी झूठ है, वो सिर्फ लोगों को ऐसे दिखाने के लिए कि आसरा दिया है इन्होंने। लेकिन मैं आपको अर्ज करूं कि लोग इनसे नाला हैं। अभी ये अंदलीब साहिबा बहुत नजरियाती वर्कर है इनकी, और पुरानी वर्कर है, मैं इनको जानता हूं, इनकी इसलिए इज्जत करता हूं। बीच में आपने देखा था ये नाराज भी हो गई थी, और किस वजह से नाराज हुई थी वो भी ये आपको बता देंगी। आज बताएं, पैराशूटर है या नहीं है, जो पूरी कैबिनेट देख लें, इनके दीगर जो अच्छे ओहदों पे बैठे हैं वो देख लें। अब फिर सेनेट में भी ये जो डुअल नेशनल की बात कर रहे हैं, तो ये अपने लोग बाहर से आ रहे हैं, और उन लोगों को जो पीटीआई के असल लोग हैं वो कभी वोट नहीं देंगे। अच्छा, चले, आपने कहा कि ये खाइफ है, आपने कहा खाइफ है, मैं यही नुक्ता अंदलीब अब्बास साहिबा के सामने रखता हूं। लोग भी यही कहते हैं, खुद वजीर आजम इमरान खान ने भी आज कहा कि हमारे अपने लोग पिछली बार 5-5 करोड़ रुपए में बिक गए थे, तो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए फिर ये सारी एफर्ट की जा रही है। देखिए, नंबर 1, सारी दुनिया में और सारी पार्टी ये अग्री करती रही है, पास्ट में भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में इन दोनों पार्टीज ने लिखा कि जी ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, सारी पार्टीज हर दफा कंप्लेन करती है कि जी हॉर्स ट्रेडिंग होती है, लोग खरीदे जाते हैं, ये भी सही है। नंबर 3, सारी पार्टीज कहती है कि हमें पता लग गया, हम इनको निकाल देंगे। आज तक इन्होंने नहीं निकाला, सिर्फ पीटीआई है जिसने इलेक्शन से पहले 20 अपने एमपीए निकाल दिए। ठीक है, 2016 में भी नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी हाँ बिल्कुल ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए, और फिर मुकर गए, क्योंकि इन्होंने खरीदना होता है लोगों को। तो हम तो नहीं ऐसे हैं ना, हम कहते हैं हमारे 100 लोग हो चाहे 200 लोग हो, अगर बेईमान है तो बेईमान है, उठा के बाहर फेंके, और मौका क्यों दें? यानी बेईमान उधर बैठे हैं पीटीआई में भी जी, बेईमान हैं आपकी सफों में भी लोग, बिल्कुल सब सफों में होते हैं। आपको नहीं पता, हर जगह ये, हर मुआशरे में हर किस्म के लोग होते हैं, और दिलों का हाल तो अल्लाह ही जानता है ना। आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप सिस्टम डेवलप करते हैं कि आपने सिस्टम ऐसा हो कि फूल प्रूफ हो। अब वो प्रोसेस में नाम लिख देंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। मसला क्या है, क्योंकि इनको पता है कि इनकी सेनेट में अब सीटें कम होने वाली हैं, वो सारी उम्र हॉर्स ट्रेडिंग करते रहे हैं, कभी छांगा मांगा में, कभी सेनेट में, और हमेशा इनकी आदत है। अब ये कौम देखेगी, और इस वक्त भी देख रही है, कि ये दोनों मुकर जाएंगे, क्योंकि ये खुद करप्शन के जिसको कहते हैं सरबराह हैं, और पीटीआई वाई जमात है जिसने पहले भी ऑपोजिशन में रह के भी किया। और वैसे ये जो करप्शन वाली बातें हैं ना, अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आई, उन्होंने कहा कि करप्शन बढ़ गई है। आज वजीर आजम साहब कह रहे थे कि मैंने अभी नहीं पढ़ी, हालांकि कल सारे डिफेंड कर रहे थे कि पुराना डेटा, इधर रुकिएगा प्लीज, मैं सिर्फ सेनेट इलेक्शन के हवाले से बात करना चाहता हूं। शाह साहब ने दुरुस्त फरमाया कि आप कानूनदान हैं।
पहले आइन में तरमीम लाई गई, असेंबली में मौजूद है। अंदलीब अब्बास साहिबा चूंकि रुकने कौमी असेंबली है, उनको भी मालूम है। फिर सदारती रेफरेंस का कहा गया, भेजा गया, उसकी समाअत भी आज फिक्स हुई है 2 फरवरी के लिए। अब ऐलान हुआ कि हम तरमीम ला रहे हैं। ये अपोजिशन को एक्सपोज करने के लिए, जैसे ये फरमा रही हैं, यही तरमीम लाने का मकसद है आपके नजदीक? मैं थोड़ी सी एक बात पिछले से लिंक करता हूं। 2-2.5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये हुक्म दिया, फुल बेंच ने, कि बनी गाला में वर्डिंग ये है, अगर 1 ईंट लगेगी तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। ये सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग है। आप पीटीआई के किसी बंदे को बुला लें, आप आ जाएं और मैं आ जाता हूं। मैं आपको खान साहब के घर के बाहर की कंस्ट्रक्शन दिखाता हूं और उनके गिर्द इनके पार्टी के दर्जनों लोगों के घर इस वक्त भी बन रहे हैं और पिछले 2 साल बनते रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म था और उसमें आधी जमीन स्टेट की है। मैं आपको कहता हूं, आप कल परसों किसी को बुला लें, इकट्ठे चलते हैं। अब आए सेनेट पे जी। देखिए, दुनिया में एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, मैं यहां पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ूंगा, वो है कि वोट सीक्रेट होना चाहिए। और हमारे आइन का आर्टिकल 226 यही कहता है। ये दुनिया का सेनेट के हवाले से हमारे ऊपर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस भी यही है। हमारे जो फ्रेमर्स थे आइन के 73 में, उन्होंने ये प्रिंसिपल बनाया, एक एक्सेप्शन क्रिएट की। उसमें एक एक्सेप्शन है, प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर। नहीं जी, वो उसको सब वो तो हो जाता है ना जी, फेडरल गवर्नमेंट में। ठीक, एक एक्सेप्शन है प्राइम मिनिस्टर की, इसके अलावा सारे। ये एक लीगल बहस है। लेकिन जब ये 2017 में इलेक्शन एक्ट बन रहा था, 34 रुकनी कमेटी थी, उसमें पीटीआई के लोग भी थे। उस कमेटी ने रेजोल्यूशन, आप भी थे उस कमेटी ने रेजोल्यूशन पास करके मुझे, पीटीआई समेत सब ने कहा कि जी आपको हम ऑप्ट करते हैं, आप न्यूट्रल रहना। मैं कहा जी ठीक है। असद उमर साहब थे, सारशीरी मजारी थी, वहां ये मसला पेश हुआ था। सारी पार्टी इंक्लूडिंग पीटीआई, मैं फिर कहता हूं, पीटीआई ने कहा था कि नहीं, ये सीक्रेट होना चाहिए। पीटीआई ने इनकार किया था ओपन बैलेट के लिए। जी, ये आप ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं? रिकॉर्ड कह रहा हूं। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जब बना, उसमें इशू हुआ था ये। उसमें असद उमर साहब थे, डॉक्टर श्री मदारी साहब सारी थी, शाह महमूद भी कभी कभी आते थे, ये तय हुआ था। कुरैश साहब थे उसमें। लेकिन मैं फिर आपको कहता हूं, असूल फंडामेंटल ही है, लेकिन पार्लियामान चेंज कर सकती है, पॉलिटिकल पार्टियां चेंज कर सकती हैं, मैं नहीं खिलाफ करता। प्रॉब्लम 2 हैं इसमें। एक तो प्रॉब्लम ये कि हम इस प्रीमिसेस पे चलते हैं कि मेरी पार्टी में, किसी की पार्टी में मुझे अपने एमएनए एमपीज पे इतराज नहीं है, वो है इतबार नहीं है, ये बहुत गलत बात है। और दूसरी, मैं सब पार्टियों की बात कर रहा हूं, और दूसरी बात सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक ये है, आइन की तरमीम में मजाक नहीं होती। आइन एक ग्राउंड नॉर्म है, प्रॉपर तरीके से अमेंडमेंट आए, पब्लिक डिबेट हो, अपोजिशन के साथ आप बैठे। मैं एक बात और कहने लगा हूं, 5 साल हमने जो लेजिस्लेशन की है, पीटीआई के डॉक्टर अलवी साहब, मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, हर दफा हमारे पास, हम बैठते थे इकट्ठे, दर्जनों दफा मीटिंग होती थी, सारे लॉ एग्री करते थे, उठते हुए मजाक में ये कहते थे कि यार हम वोट नहीं देंगे। हम कहते चलो कोई बात नहीं, लॉ तो बेहतर हो गया ना। पार्लियामान की ये स्पिरिट होती है। वैसे आज मिलजुल के बैठे, डिबेट करें, और तरीके से इसको, ये नहीं है कि अब 2 एमपी भाग जाएंगे मेरे या उनके, ऐसा ना करें। यही बात आज फैफन ने, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने भी की है कि तरामीम जो है वो उसका मुसवदा जल्दबाजी में पास नहीं होना चाहिए। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नादरीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, वजीर आजम मायूस भी हैं, मैंने वजह आपको बताऊंगा ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। मैं कह रहा था कि वजीर आजम मायूस भी हैं, और मायूसी उनकी इस वजह से है कि हर 5 साल के बाद इलेक्शन आ जाते हैं। जमहूरियत का ये अलमिया है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए। आप नून लीग और पीपल्स पार्टी कहती है हमने सी पैक बनाया, लॉन्ग टर्म इसका है। नून लीग कहती है हमने मोटरवेज बनाए हैं, हमने हाईवेज बनाए हैं। लेकिन वजीर आजम कल कह रहे थे कि ये जो 10 साल हैं 2008 से 2018 तक, इट्स अ लॉस्ट डेकेड, ये तारीकी की दिहाई है। क्या वाकई ऐसा ही है? देखिए, 2 दुनिया में मॉडल रहे हैं। एक टोटलिटेरियन कम्युनिस्ट मॉडल था, ठीक है, वो 20-40 साल वो कहते थे हम बैठेंगे और प्लान करेंगे।
एक डेमोक्रेटिक मॉडल है। डेमोक्रेटिक मॉडल में चीन की वो एग्जांपल देते हैं कि 10 से 20 साल उनको पता होता है कि हमारी पॉलिसी क्या है। यहां भी हो सकता है। यहां डेमोक्रेटिक मॉडल क्या है पूरी दुनिया का, एक प्रोस्पेक्टिव 20 साल का प्लान होता है, फिर 5 साल की गवर्नमेंट या 1 साल प्लान देते हैं। पूरी दुनिया में ये चल रहा है। ये दोनों बातें हराम हलाल नहीं है, लेकिन जमहूरी प्रैक्टिस यही है, आप प्लान बनाएं। अपोजिशन ने कहा है ना कि चार्टर करने चाहिए। मीसा के मैशत। मैं उस कमेटी का मेंबर था जिसमें PIA जो है ना वो हो रही थी, प्राइवेटाइज आई। हमने मिन्नतें की, असद उमर साहब नहीं मानते थे। मैं कह रहा हूं आपको, बुलाएं उनको। बात ये है कि मिलजुल के चलें नेशनल इश्यूज के ऊपर, और 4 साल 5 साल बहुत होते हैं, कोई कम नहीं है प्लानिंग के लिए। छोटे शॉर्ट टर्म आप कर सकते हैं, बड़े टर्म देखिए ना, CPEC है, डैम्स है, दोनों डैम हमारी गवर्नमेंट में अप्रूव है। एक डैम पे 120-22 अरब रुपये लग चुका है, दूसरे की प्लानिंग जारी थी। ये हम तो कंप्लीट नहीं कर सकते, ना ये कर सकते हैं। कौमों के शॉर्ट टर्म भी होते, ये माइंडसेट ये है। चले कहना कम्युनिज्म सोशलिज्म 50 साल। रुकिएगा शाह साहब, वजीर आजम कहते हैं कि जमहूरियत का अलमिया है कि सिर्फ 5 साल मिलते हैं। हम कहते हैं अवामी एहतसाब जरूरी है, 5 साल काफी नहीं है। बल्कि देखें, अब ये तो एक दफा सबको मामू बना लिया ना इन्होंने इलेक्शन से पहले, और उसमें आप मीडिया वाले भी बिल्कुल हिस्सेदार हैं। जब ये कोई केस होगा तो आप पर भी वो FIR दर्ज होगी। आपने इनका बड़ा इनको प्रमोट किया, सारा कुछ किया, और इन्होंने एक टर्म तो मामू बना दिया ना लोगों को कि जी हमने बड़ी तैयारी की हुई है, हम आएंगे तो ये कर देंगे। वो आपने देख ली उनकी तैयारी, मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। आज एक आम गरीब आदमी का जीना दोबर हुआ है। लेकिन आप भी देखें ना, मेरे बात जरूर आप भी मेरे बात आप भी हुकूमत हैं। आज आप सूबाई वजीर इत्तलात हैं। आज शिबली फराज साहब वफाकी वजीर इत्तलात कराची पहुंचे, उन्होंने आपकी हुकूमत के बारे में एग्जैक्टली यही बातें की कि रोशनियों के शहर कराची को खंडर बना दिया आप लोगों ने। कराची पैकेज में भी वो कहते हैं आप रोड़े अटका रहे हैं। जी मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, मेरे बाद जरूर मेरी मोहतरम बहन बोलेंगी और वो सारा किस्सा पुराना शुरू कर देंगी। वो भाई अब नई बात करें। और शिबली फराज साहब जो हैं, वो अब क्या मैं उनके लिए कहूं कि वो आके यहां अपनी कारकर्दगी इन्होंने बयान नहीं करनी, अपनी बात नहीं बताएंगे कि उन्होंने वीट का क्या क्राइसिस आया, कैसे किया, चीनी में क्या हाल किया, LNG में, ऑयल में, ये जो अभी जहाज हमारा वहां पकड़ा गया था बड़ी मुश्किल से आया, दूसरा जहाज भेज सकते थे। ब्रॉडशीट में इन्होंने क्या किया कि वहां पे हिस्सा लेने चले गए। ये जो बड़े पारसा लोग हैं, हम तो चले बड़े गुनाहगार हैं नहीं, जो हमें हमारे लिए कहते थे ये जो फरिश्ते हैं, ये जो पारसा लोग हैं, ये भी वहां पे हिस्सा लेने चले गए और बड़ी अजलत में कैबिनेट में पास कर दिया उन्होंने कि जी ये पैसे दे दिए जाएं। एक और बात मुझे बताएं कि अनाउंस भी नहीं किया। एम्बेसीज हैं पूरी दुनिया में, वहां पे इतने फंड्स रखे गए हैं, पूरा निकाल लेना सब। अच्छा, ये बातें तो हो गई। ये जो कराची पैकेज में रोड़े अटकाने वाली बात है, आप वाकई नहीं चाहते कि कराची पैकेज पर अमल दरामद हो? सर, कराची पैकेज पे मुकम्मल तौर पर काम हो रहा है। मुझे बताएं, इनके वुज़रा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये खुद ड्रामे कर रहे हैं। अभी एक मीटिंग जिसका बाद में सारी चीजें सामने आई, उसमें एक ड्रामा करके एक वफाकी वजीर साहब उठ के चले गए। अगर हमारी तरफ से कोई इशू होता या वो कराची का वाकई इतना दर्द रखते, तो क्या जो दीगर इनके सीनियर लोग बैठे थे, असद उमर साहब बैठे थे, वो उनके साथ क्यों नहीं गए? अमीनुल हक साहब बैठे थे, MQM के फेडरल मिनिस्टर, वो उनके साथ क्यों नहीं गए? इनके एक बहुत ही अच्छे जो तजुर्बाकार MNA है यहां से, इंजीनियर साहब जो हैं, वो उठ के नहीं गए। दीगर लोग भी मौजूद थे। ये इन्होंने ये सीरियस ही नहीं है। अच्छा, चले आप कहते हैं गैर संजीदा। और एक मिनट एक और बात भी आज इन्होंने जो की आपने अभी सुनाई थी कि जी वो सिंध सूबा हमारा नहीं है जी। ओ भाई, अगर आपकी हुकूमत नहीं है तो आप सूबे को नहीं, उनका मतलब यही था कि हमारी हुकूमत नहीं है, कुछ थोड़ा रियायत कर दिया करे। उनका मतलब यही था कि हमारी बलोचिस्तान भी हमारा है। रियायत कर दिया करे। वज़ीर आज़म का मतलब ये था कि वो हमारी हुकूमत नहीं है उधर, बाकी सिंध को ओन करते हैं। जी, आपकी बात
आपकी बात मान लेते हैं। चले चले इधर रुकिएगा। अंदलीब अब्बास साहिबा, एतराज ये है कि एहतसाब करने वाली ये हुकूमत, नारा लगाने वाली ये हुकूमत 5 साल बाद भी अवामी एहतसाब पर तैयार नहीं है। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं ये अलमिया है कि हर 5 साल बाद इलेक्शन आ जाते हैं। पहले तो मैं फिर दोबारा वो रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे आप बाकियों को टाइम देते हैं और तहम्मुल से सुनते हैं और उनको बात पूरी करने देते हैं, मुझे भी बात पूरी करने दें, क्योंकि हमेशा मैं अभी शुरू होती हूँ तो वो बीच में कोई और आप तो वो सारा रिदम ही टूट जाता है, बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे आप सबसे ज्यादा बोलिए मेरे शो में, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, काउंट कर रहे हैं, टाइम कैलकुलेट कर लेना। जी हाँ। तो मैंने कहा ना कि मुझे पूरी बात कर लेने दें। नंबर 1, जो इन्होंने बनी गाला की बात की, तो बनी गाला तो जिसको कहते हैं कोई वो लैंड रेवेन्यू डेवलपमेंट का हुकूमत का वो नहीं था, वो तो एक उस वक्त सीडीए में नहीं था, जंगल था, और ये सब जानते हैं कि वो बिल्कुल अलहदा था। उस वक्त तो वहां घर भी नहीं होते थे। वो अब सारा इसका एविडेंस मौजूद है। एक बंदा जो बाहर से पैसे अपने कमा के, जिसपे 1 साल उसका एहतसाब हुआ, ला के उसने वहां घर बनाया, और जो रेगुलराइज हुए हैं वो इनकी हुकूमत में वो सारा कुछ निकला था, और 200 घर हुए हैं, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का नहीं हुआ। नंबर 1, तो जितनी मर्जी ये कानूनी झूठ बोल ले, सारी दुनिया जानती है यही हाल हुआ। लाहौर आए, लाहौर में इन्होंने कहा जी एक हम जलसा करेंगे, जो आर या पार होगा, जो रेफरेंडम होगा। लाहौर में जितनी जूतियां इनको पड़ी, और जो इनके जलसे का हाल हुआ, वो यही जानते हैं कि 20 सीटों के बाद अगर अवाम आपको ये डॉन और माफिया के साथ, मतलब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ देखें कि अवाम क्या देख रही है कि लाहौर का सबसे बड़ा डॉन खड़ा है, साथ मरियम खड़ी है, और मरियम फिर तो हर 2 साल के बाद इलेक्शन को आप वेलकम करें ना, फिर तो 3 साल बाद इलेक्शन को वेलकम करें, फिर 5 साल से भी डर है। नहीं सर, आप प्लीज मेरी बात है, यही बात है। जब मैं उस टॉपिक पे आती हूँ आप बीच में इंटरप्ट करते हैं। मरियम एज ए लीडर, एक जो लाहौर का सबसे बड़ा डॉन है, इनके मुतालिक जो आसिफ खोसा ने कोर्ट ऑर्डर में लिखा था कि ये गॉड फादर है, ये माफिया है, सिसिलियन माफिया है। जब आप अवाम नहीं निकलती, अवाम करप्शन और चोरी के खिलाफ निकलती है, अवाम जो है वो करप्शन और चोरी के साथ नहीं निकलती। जिस तरह आज खाकान अब्बासी साहब नेशनल असेंबली में, एहसन इकबाल साहब, मरियम औरंगजेब उसको खोकर के साथ खड़े होके स्पीकर को कह रही हैं कि जी ये क्यों हुआ है। दूसरी बात, अगर आप समझते हैं कि हमारे साथ लोग हैं जो करप्ट हैं, मैं हमेशा इनसे सवाल पूछती हूँ, सबसे पूछती हूँ कि भाई आप क्यों नहीं जाते? अगर आपको नैब पे एतराज है, आप हाई कोर्ट जाए, आप सुप्रीम कोर्ट जाए ना, आप कोर्टों में जाते हैं, बस आके कह देते हैं ये फलाना भी है, फलाना भी, वक्त ऑनेस्टली वक्त खत्म हो रहा है, वक्त खत्म हो रहा है। किया, धांधली हुई, एक व्हाइट पेपर नहीं लिखा, एक वीडियो नहीं दी, पार्लियामेंट्री कमेटी। मेरा ख्याल है कि ये आइंदा इसी पे अमल करेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया अंदलीब अब्बास साहिबा, आपने वक्त निकाला। सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आप यहाँ तशरीफ ले आए। नाजरीन, हमारी तरफ से इतना कुछ। अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।